अर्तगल गाजी के नाम से एक तुर्क ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पर उर्दू ज़ुबान में नशर किया जा रहा है, लेकिन उर्दू ज़ुबान में डबिंग से कबल ये ड्रामा पाकिस्तान में इस हद तक मकबूल है कि इसके मद्दाहों में वज़ीर आज़म इमरान खान को भी गिना जाता है, जो इसमें दिखाई गई इस्लामी तहजीब की तारीफ कर चुके हैं। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तगल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा उनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात ना होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज तारीख के धुंधलकों में गुम हो चुका है। तारीख की किताबों में उस्मानी रिवायात के अलावा इस दौर की दो ठोस निशानियां, एक सिक्का और बारज़ितनी सल्तनत के मौरख की एक तहरीर है, और उस्मान के एक ख्वाब का जिक्र मिलता है जिसका हम आगे चलकर आपके साथ जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की में अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था, और उसकी हुकूमत अनातोलिया के दर्जनों छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी, जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर उनके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बड़े आज़मों में फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हो गया। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में खत्म हो गई। इस दौरान एक खानदान से ताल्लुक रखने वाले 37 सुल्तान उसकी मसनद पर बैठे। एक मौरख के मुताबिक किसी भी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना किसी मोजज़े से कम नहीं। मौरख कैरोलाइन फंकल अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं, उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन उनकी अनातोलिया, वो इलाका जिसे किसी हद तक आज के तुर्की की हदूद से मुताबिकत रखता है, उसमें अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। मौरख जे शाह अपने किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में इसी रवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत की तारीख के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रवायात में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है। उन्होंने इसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा है कि उस्मानियों का जद अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के एक इलाके में आबाद थे। रिवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ, और जे शाह के मुताबिक ख्याल ये है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरियाए फरात में डूब गए और इसके बाद उनके 2 बेटे वापस चले गए, जबकि अर्तगल ने मगरिब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए, जहां सल्जोक हुक्मरानों ने उनकी मदद के बदले उन्हें अनातोलिया के मगरिबी इलाके में जमीन दे दी। जे शाह की किताब में दर्ज इस रिवायत के मुताबिक अर्तगल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत उनके बेटे उस्मान को मिली। फंकल लिखती हैं कि उस्मानी रिवायात के मुताबिक अर्तगल नामी एक कबायली सरदार शुमाल मगरिबी अनातोलिया में आकर सल्जोक और बाज़तीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ, और इसी रिवायत के मुताबिक सल्जोक सुल्तान ने अर्तगल को सौगत में कुछ इलाके अता किए थे। लेकिन अर्तगल का उस्मान से ताल्लुक क्या था? फंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तगल यकीनन तारीखी शख्सियत थे, और इस सिक्के पर यही लिखा है कि जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तगल। फंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो उस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जोक मंगोल सल्तनत के साये से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। तारीख में उस्मानियों का पहला जिक्र भी इसी हवाले से मिलता है। फंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। उस वक्त के करीब बाज़तीनी मौरख ने लिखा है कि सन 1301 में बाज़तीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ। जंगे बाफ्यूज कहलाने वाली ये लड़ाई कुस्तुस्तुनिया यानी कि इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी, और इसमें बाज़तीनी फौज को बुरी तरह से शिकस्त हुई थी। लेकिन उस्मानियों का बाज़तीनी सल्तनत के बराबरी करने में अभी तक बहुत वक्त दरकार था, और जब ऐसा हुआ तो उसके साथ ही एक खानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर इतना आगे आने के बारे में कई कहानियों ने भी इसमें जन्म लिया। मौरिख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि उनका इलाका कुस्तुस्तुनिया के करीब था,
जिसे कभी भी कामयाबी की जरूरत में बड़ा इनाम यकीनी था। मौरिख पी पेरिस ने अपनी एक किताब में लिखा है कि सुल्तनत उस्मानिया के आगाज के बारे में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रिवायत के मुताबिक उस्मान ने अपनी इब्तदाई कामयाबियों के बाद एक ख्वाब देखा था। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि एक दरवेश शेख इदाबली के सीने से चांद नमूदार होता है और उसके अपने सीने में दाखिल हो जाता है। इसके साथ ही उसके पेट से एक बहुत बड़ा दरख्त निकलता है जिसका साया पूरी दुनिया पर छा जाता है। फिंगल लिखती हैं कि इब्तदाई उस्मानी सल्तनतों को अपने आगाज की तारीख मालूम करने से ज्यादा दिलचस्पी दूसरों पर हुकूमत के अपने हक को साबित करने में थी, और इनके नज़दीक उनकी सल्तनत का आगाज एक ख्वाब से हुआ था जो उस्मान ने एक बुजुर्ग दरवेश के घर में क़याम के दौरान देखा था। वो मजीद लिखती हैं कि इस ख्वाब की कहानी के हक में दस्तावेजी सबूत भी तारीख में मिलता है, और वो ये है कि सल्तनत उस्मानिया के इब्तदाई दौर की ज़मीनों के कागजात से अंदाज़ा होता है कि उस्मान के दौर में अदाबेली नाम बुजुर्ग मौजूद थे, और इस बात की भी कुछ शहादत है कि उनकी बेटी उस्मान की 2 बीवियों में से एक थी। अर्तगल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। फिंगल लिखती हैं कि जिस अनातोलिया में ये तुर्क कबाइल पहुंचे थे वहां बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहिब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, आर्मीनियाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरिब में माजी के मुकाबले में बहुत कमजोर बाज़दीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था, और मशरिक में सल्जोक, जो अपने आप को रोमी सल्जोक कहते थे, 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों के हाथों शिकस्त ने सल्जोकों को कमजोर कर दिया, और वो मंगोलों के नजराने देने पर मजबूर हो गए। माजी की 2 ताकतवर हुकूमतों का इख्तियार इन्हीं की सरहदों के दरमियान वाक़े गैर यकीनी सूरत हाल के इलाके में से न होने के बराबर था। लेकिन ये सिर्फ जंगजुओं की अमाजगाह नहीं थी, बल्कि मुहिम जो करने वालों के अलावा यहाँ वो लोग भी आबाद थे जिनके पास जाने के लिए कोई और जगह भी नहीं थी। फिंगल ने इस इलाके की जहाँ सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई तस्वीर खींचते हुए बताई है कि इस इलाके में खाना बदोश, नीम खाना बदोश, लुटेरे, फौजी मुहिम्मात के शौकीन, मुख्तलिफ पस मंजर और गुलामों, दरवेशों, राहिबों और बिखरी हुई आबादियों के दौरे करते हुए पादरी, पनाह की तलाश में निकले हुए घर के सानों, शहर वालों, सुकून और मुक़द्दस मकामात के मुतलाशी बेचैन रूहों, सरपरस्ती के मुतलाशी मुसलमान असातिज़ा और ख़तरात से ना डरने वाले ताजरों की गुज़रगाहों के जाल बिछे हुए थे। फिंगर लिखती हैं कि इस बद इंतज़ामी वाले इलाके की ख़ास बात मुसलमान दरवेशों की मौजूदगी थी। मसीही राहबों की तरह वो भी हर वक्त सफ़र में रहते या फिर अपने पैरोकारों के दरमियान क़याम करते, और उनकी ज़िंदगी रिवायात का हिस्सा बन गई। दरवेशों की खोलियां इलाके में इस्लाम की इस तस्वीर की निशानी थी जो अनातोलिया में सल्जोकों की सल्तनत के सुन्नी इस्लाम के साथ था। दूसरी तरफ जेशा अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क खाना बदोश जब अनातोलिया आए तो सूफी बुजुर्ग भी उनके साथ ही गए, जिस पर ताकतवर सल्जोक हुक्मरानों को कोई एतराज नहीं था, क्योंकि वो इन सूफियों की लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाकों से निकल जाने पर खुश थे। जेशा मजीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीही हलाक और अपना इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हुए, लेकिन ज्यादातर अपनी जगह पर रहे। कुछ ने इस्लाम भी कबूल किया। कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीही मजहबी मकामात में दाखिल हुए, जहां मसीही और मुसलमान साथ साथ एक ही जगह पर इबादत करते हुए नजर आए। सोगत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्तगल को सल्जोक सुल्तान से मिला था, इसमें अर्तगल के नाम की एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अर्तगल के बेटे ने उनके लिए बनाई, और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। कैरोलाइन फंगल लिखती हैं कि इस मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तामीर से इसकी कोई निशानी नहीं बची, इसलिए किसी इमारत के बारे में भी पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। उन्होंने मजीद लिखा कि 19वीं सदी के आखिर में सुल्तान अब्दुल हमीद दोम ने कमज़ोर होती सल्तनत के साख बेहतर करने के लिए अपने आबाओ अजदाद की शोहरत का सहारा लेने की कोशिश की और सोगत में अर्तगल के मज़ार अस्सर-ए-नौ तामीर किया और उस्मानी शहीदों का एक कब्रिस्तान बनवाया। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत के माहिर बशरियात जोश कार्नी ने मिडल ईस्टर्न रिव्यू में शाया होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया है कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तगल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्नी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सल्तनत सुलेमान 1520 से लेकर 1566 और अब्दुल हमीद दोम 1876 से लेकर 1909 तक की शोहरत अर्तगाल से बहुत ज्यादा है, लेकिन अर्तगल पर टीवी सीरियल बनाना बगैर वजह नहीं है। तुर्क टीवी चैनल
TRT की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज तिरिलिस अर्तगल इनके काई कबीले के अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफ्त पर मबनी है। नतीजतन जबकि तारीखी किरदार अर्तगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए इस मजमून में कारनी कहते हैं, इस सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाले आईनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में वाज़ेह थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। कारनी कहते हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरियल बनाने में जिसे लोग नहीं जानते, आसानी ये है कि उसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल तरीन शख्सियात को खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। कारनी कहते हैं कि इससे पहले सुल्तान सुलेमान शाह के बारे में सीरीज इसलिए इस तरह कामयाब नहीं हो सकी थी, ताहम अर्तगल के बारे में सीरीज बनाना ऐसे ही था जैसे खाली स्लेट पर मर्जी के रंग भर दिए जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।